नमस्कार। न्यूक्लियस एकेडमी ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रोटेशनल डायनामिक का वीडियो नंबर 5। लास्ट हमने देखा था वीडियो नंबर 4। आज का हमारा टॉपिक है वेल ऑफ डेथ और वॉल ऑफ डेथ भी कहते हैं इसे, या फिर मौत का कुआं हिंदी में कहते हैं। एक बात ध्यान में रखिए, कोई भी टॉपिक समझने से पहले उसके प्रीवियस वाले टॉपिक समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए जो पहले वीडियो हो चुके हैं उसको अच्छी तरीके से समझिए, तब जाके आपको आगे वाले टॉपिक समझ में आएंगे। तो लास्ट हमने क्या देखा था कि कोई सर्कुलर ट्रैक के ऊपर एक व्हीकल रोटेट करता है, घूमते रहता है। सर्कुलर ट्रैक के ऊपर कोई व्हीकल यहाँ पे घूमते रहता है इस तरीके से। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी रहनी चाहिए? जब ये व्हीकल सर्कुलर ट्रैक पे घूमता है तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी रहनी चाहिए? इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। ये म्यू एस जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, ये आर जो होता है ये यहाँ का रेडियस होता है सर्कुलर ट्रैक का, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमने लास्ट समय देखा था कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या रहेंगी कोई अगर व्हीकल सर्कुलर ट्रैक पे घूमता है तो। आज हमको देखना है कि अगर कोई व्हीकल, कोई स्टंटमैन अपने व्हीकल को किसी मौत के कुएं के अंदर घुमाता है हॉरिजॉन्टली, तो उसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी रहनी चाहिए, उसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी रहेंगी, वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। किस तरीके से निकलते हैं आइए देखते हैं। मान लीजिए ये एक मौत का कुआं है, वेल ऑफ डेथ, इस तरीके से। और यहाँ पे एक स्टंटमैन है, एक स्टंटमैन है जो यहाँ पे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, ये स्टंट कर रहा है। यहाँ पे जो व्हीकल रहेगा और वो स्टंटमैन रहेगा उसे हम पॉइंट मास मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? पॉइंट मास। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि किस तरीके से सर्कुलर पाथ के ऊपर, ये वॉल के ऊपर किस तरीके से स्टंट करेगा, और स्टंट करेगा तो यहाँ पे कौन से फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होंगे, किस तरीके से उसकी मिनिमम वेलोसिटी हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में देखना है। तो सबसे पहले कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे देखेंगे पहले वेट, दैट इज द mg, ये इसके ऊपर अप्लाई होगा, बराबर है। और ये कहाँ पे रहेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अलोंग द वॉल, डाउनवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स लगता तो ये नीचे गिर जाता, ये ऊपर चढ़ ही नहीं पाता। तो यहाँ पे और कौन सा फोर्स लग रहा है? यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ये फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे रहेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, अलोंग द वॉल, ठीक है। अगर ये फोर्स का, फ्रिक्शन का डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड रहता तो ये बंदा नीचे गिर जाता, ये स्टंटमैन जो है वो नीचे गिर जाता। अब ये अपने आप को क्यों बैलेंस कर पा रहा है? ये स्टंटमैन यहाँ पे घूमने के लिए अपने आप को बैलेंस कर रहा है, कर पा रहा है वो स्टंट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों इक्वली अप्लाई हो रहे हैं, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इसके अलावा भी एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई होता है, दैट इज द नॉर्मल, ठीक है। अगर ये वेल का रेडियस r है, ठीक है, तो ये नॉर्मल फोर्स कहाँ पे रहेगा? इस सर्कुलर वॉल के सेंटर की तरफ रहेगा। ये नॉर्मल फोर्स, जिसे नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं, ये क्या करेगा? ये क्यों ऐसा अप्लाई हो रहा है? ये तो परपेंडिकुलर है, इस वॉल के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, बराबर है। तो यहाँ पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करेगा। क्या करेगा? ये सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करेगा। ये स्टैटिक फ्रिक्शन, टायर्स, जो व्हीकल का टायर्स है और उसके ये जो वॉल है इसके बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है वो फ्रिक्शन ये अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आपको इस इक्वेशंस का यूज करके क्या करना है? मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन ये इक्वली मैग्नीट्यूड है किसके साथ? mg के साथ, बराबर है। दोनों का डायरेक्शन भले ही अपोजिट है लेकिन दोनों क्या है? एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं ना। इस इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। उसके बाद जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल क्या कर रहा है? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहा है, दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं या फिर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये पहले भी हमने देख चुके हैं। इस इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन ये लेस होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। किसके? किसके लेस देन इक्वल टू? ये जो इक्वेशन है म्यू एस इंटू एन, ये जो प्रोडक्ट है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, इसका जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट से एक तो इक्वल होना चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर लेस होना चाहिए,
ठीक है। अब ये तीनों इक्वेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या इसके ऊपर से हम मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट कर पाएंगे उस स्टंटमैन की? चलो देखते हैं। एफ एस की वैल्यू क्या है, दैट इज द एम जी, यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये लेस देन इक्वल टू म्यू एस एज इट इज, और ये एन, एन की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, ये वाली, क्योंकि हमें वो वेलोसिटी निकालना है तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे एम एम कैंसिल हो जाएंगे, बराबर है। अब निकालते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकालने के लिए ये बाकी जो वैल्यू है वो उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, आर जी अपॉन म्यू एस इज लेस देन इक्वल टू वी स्क्वायर, ठीक है। लिखते समय पहले वी लिख लीजिए, वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो पहले वी लिखा तो उसका साइन भी चेंज हो गया, तो दैट इज आर जी अपॉन म्यू एस। अब स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो v इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी स्क्वायर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस। यही आपकी मिनिमम वेलोसिटी है, यही आपकी मिनिमम वेलोसिटी, इसे इक्वल टू के फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, मिनिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू, क्योंकि आप ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इक्वल टू ऑब्वियसली लिख सकते हैं आर जी अपॉन म्यू एस। दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द स्टंटमैन इन द वेल ऑफ डेथ, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम मिनिमम वेलोसिटी निकालते हैं स्टंटमैन की। इसकी अगर आर की वैल्यू आपको पता है, इसका रेडियस पता है, आपको जी की वैल्यू पता है, आपको इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी मिनिमम वेलोसिटी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। आगे इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल दिया है, उस न्यूमेरिकल के बारे में देखते हैं। ओके, तो ये न्यूमेरिकल दिया है, देख लीजिए आप क्या लिखा है यहाँ पे। अ मोटरसाइकिलिस्ट, उसे पॉइंट मास कंसिडर करना है हमको, is to undertake horizontal circle inside the cylindrical wall of the wheel of inner radius 4 मीटर। तो आपको उस वॉल ऑफ व्हील का डेथ ऑफ वॉल का ये दिया है, रेडियस दिया है 4 मीटर। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड व्हील इज 0.4। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया है, यानी म्यू एस की वैल्यू दिया है, जो गिवन है हमको वो लिखना है। मान लीजिए रेडियस गिवन है, कितना दिया है, 4 मीटर उस व्हील का, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है दैट इज म्यू एस 0.4। और क्या कैलकुलेट करना है हमको, कैलकुलेट करना है मिनिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड कैलकुलेट करना है और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, ठीक है। जब वो स्टंटमैन स्टंट करेगा तो उसकी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए और फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, ये हमको निकालना है, ठीक है। और एक चीज दी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दिया है। तो चलो देख लेते हैं किस तरीके से इसकी मिनिमम वेलोसिटी, हमने अभी जो एक फॉर्मूला लिखा था वो मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा। सबसे पहले हमको निकालना मिनिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, v मिनिमम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस, यही फॉर्मूला रहेगा। हमने इसी फॉर्मूले को अभी तैयार किया था, इसके अंदर आपको वैल्यू पुट करना है। आप इसके अंदर वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगा, फॉर्मूला मिल जाएगा, सॉरी आंसर मिल जाएगा। तो क्या रहेगा, v मिनिमम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर की वैल्यू कितनी थी, 4 मीटर, दैट इज 4 इंटू जी की वैल्यू 10 अपॉन 0.4, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा हमको 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100। स्क्वायर रूट ऑफ 100 मतलब कितना, 10 मीटर पर सेकंड। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी मिली हमको, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हमको निकालना है दूसरा, इसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी उसको हम स्मॉल एन से शो करते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी मिनिमम अपॉन 2 पाई आर। अब ये फॉर्मूला कैसा है मैं आपको बता देता हूँ, आपने इसके पहले भी एक फॉर्मूला देखा था ओमेगा का, दैट इज 2 पाई एन। ये ओमेगा क्या होता है, वी अपॉन आर इक्वल टू 2 पाई एन, बराबर है। और ये 2 पाई को इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो वी अपॉन 2 पाई आर इक्वल टू एन। तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ पे मिल जाता है। हमने पीरियड ऑफ पार्ट सर्कुलर मोशन उसके बारे में उस जब देखा था तब ये फॉर्मूला हमने देखा था, ठीक है। नाउ यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। v की वैल्यू कितनी है भाई, v की वैल्यू है 10 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू आर कितना है 4। अब इसे कैलकुलेट करोगे आप
इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.4 RPS, रोटेशन पर सेकंड। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा 0.4 RPS। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसे पॉज करके लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्हीकल ऑन बैंक रोड। ठीक है, बैंक रोड, अलग अलग प्रकार के बैंक रोड होते हैं। कोई हॉरिजॉन्टल कर्व रोड होता है, ठीक है, कोई ब्रिज होता है, आपने देखा होगा। और कोई ब्रिज है जिसके नीचे से गाड़ियाँ जाती है, ऊपर से ट्रेन जाती है, या फिर ऊपर से गाड़ियाँ जाती है, नीचे से ट्रेन जाती है। इस तरीके से अलग अलग प्रकार के बैंक रोड यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे वैसे ही एक बैंक रोड मैंने बनाया है, ठीक है, मैं एक इमेज डाल दूंगा, आपको उसमें दिख जाएगा बैंक रोड किस तरीके से होता है। यहाँ पे देखिए बैंक रोड में क्या है, ये इनर एज जो है, ठीक है, ये इनर एज छोटी है, और जो ऊपर वाली एज है, अपर एज जो है उस रोड की, वो राइज होती जाती है, बड़ी होती जाती है। और ये जो सरफेस है बैंक रोड का, ये कर्व रोड का जो सरफेस है, वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ किसी एंगल थीटा से बना हुआ रहता है। ठीक है, ये किसी एंगल से बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि उसकी स्पीड कितनी होती है, उसका एंगल किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। अगर कोई व्हीकल इस बैंक रोड के ऊपर चलता है तो वहां पे उसकी स्पीड कितनी रहेगी, एंगल कितना रहेगा। अगर कोई इंजीनियर रोड को, बैंक रोड को डिजाइन करता है तो एंगल बड़ा मायने रखता है। ठीक है, तो आप देखिए, मैं यहाँ पे एक सिंपल सी डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये मान लीजिए कोई बैंक रोड है जो थीटा इतने एंगल पे है। ठीक है, और यहाँ पे कोई व्हीकल है जो इस बैंक रोड से जा रहा है, बराबर है। ये इसके टायर्स में यहाँ पे निकाल देता हूँ, ये जा रहा है। ठीक है, ये उसका कर्व सरफेस है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस थीटा को हम कहेंगे एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या कहेंगे इसे? एंगल ऑफ बैंकिंग। क्यों कहेंगे एंगल ऑफ बैंकिंग? इसकी डेफिनेशन क्या है? एंगल मेड बाय कर्व सरफेस विथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं एंगल बिटवीन कर्व सरफेस एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कॉल्ड एज अ एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, और बैंकिंग ऑफ रोड की डेफिनेशन क्या हो जाएंगी? बैंकिंग ऑफ रोड की, और इनर एज ऑफ द रोड, सॉरी आउटर एज, ये आउटर एज है, और ये इनर एज है। The outer edge of the road is rising over the inner edge is called as a banking of road. अब हमको देखना है कि किस तरीके से इसकी इक्वेशन बनती है, इसकी वेलोसिटी कितनी रहनी चाहिए। कोई भी व्हीकल अगर बैंक रोड से जाता है तो उसकी मिनिमम वेलोसिटी या फिर मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी रहनी चाहिए, वो अपने को निकालना है। तो यहाँ पे मैंने एक बैंक रोड पे एक व्हीकल निकालना है जो बैंक रोड से जा रहा है। जैसे कि ये पीछे वाला सरफेस इसका दिख रहा है इस तरीके से। यहाँ पे कौन से फोर्स अप्लाई होंगे? एक होगा mg जो वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, हमेशा वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड ही होता है। ठीक है, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, ये नॉर्मल क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होता है किसके ऊपर? ये जो सरफेस है, रोड का सरफेस, उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर रहेगा। जहां से व्हीकल जा रहा है उस रोड के ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर रहेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए, फिलहाल तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन को हम नहीं लेंगे, फ्रिक्शन को इग्नोर कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। जीरो नहीं मानना है, इग्नोर करना है थोड़ी देर के लिए, और एयर रेजिस्टेंस को भी इग्नोर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉर्मल को हम क्या करेंगे? रिजोल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, क्योंकि ये नॉर्मल ही इस व्हीकल को बैलेंस कर पा रहे हैं, इसके कंपोनेंट इसको बैलेंस कर पा रहे हैं। तो कैसे रहेगा? एक रहेगा वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज द n cos थीटा, मेकिंग एंगल थीटा। जिसके साथ एंगल थीटा बनता है उसी को हम cos थीटा लेते हैं, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता उसे sin थीटा लेते हैं। ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, दैट इज द n sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या रहेगा? ये n sin थीटा क्या करेगा? ये n sin थीटा ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है? ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है।
ये क्या कह सकते हैं, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है। तो हमको यहाँ पे इसका फॉर्मूला तैयार करना है कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी रहेगी और इसकी क्या बोलते तो एंगल का इक्वेशन क्या रहेगा, इसके बारे में हमको देखना है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा कि इसका वेट जो है mg वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और n cos थीटा ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो आप ये देखोगे कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो अगर बैलेंस कर रहे हैं तो हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, n cos थीटा इक्वल टू mg, बराबर लिख लिया हमने। अगर बैलेंस कर रहे हैं हम इसको लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे इसको। उसके बाद आप देखोगे जैसे कि मैंने कहा कि ये जो है n sin थीटा, इसका डायरेक्शन कहाँ पे होता है, इसका डायरेक्शन ये कर्व रोड के सेंटर की तरफ होता है। ये जो कर्व रोड है मान लीजिए इधर इसका सेंटर है तो इसका सेंटर की तरफ होगा, बराबर है। तो इसलिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स को, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है। तो किस तरीके से फॉर्मूला रहेगा इसका, देखिए n sin थीटा इज इक्वल टू, एक ले सकते हो आप एम आर ओमेगा स्क्वेयर या फिर एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, इस तरीके से इस इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अभी दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग 2 by 1। ठीक है ना, तो क्या होगा यहाँ पे 2 by 1 से हमने डिवाइड कर लिया तो हमको क्या मिलेगा, दैट इज द n sin थीटा अपॉन n cos थीटा इज इक्वल टू, इस वैल्यू को भी रख दीजिए, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर अपॉन एम जी। तो यहाँ पे आप देखोगे एन एन कैंसिल हो गया, एम एम कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज द टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच रहेगा, वी स्क्वेयर अपॉन आर जी, ये आर नीचे आ जाएगा आर जी, बराबर है। तो यहाँ पे हमको मिनिमम स्पीड मैक्सिमम स्पीड कितनी रहेंगी वो अपने को निकालना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा मोस्ट सेफेस्ट स्पीड क्या रहेंगी इसकी, ठीक है, यहाँ पे मोस्ट सेफ स्पीड क्या रहेंगी इसकी, ठीक है। अगर यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर थीटा और इसका रेडियस, मान लीजिए इसका रेडियस यहाँ पे आर है, ये थीटा और ये रेडियस अगर फिक्स है, ठीक है, यहाँ पे अगर थीटा एंड रेडियस आर ये अगर फिक्स है तो इसकी सेफ स्पीड कितनी रहेंगी, इसकी सेफ स्पीड रहेंगी ये वी स्क्वायर रहेगा, वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, ये इसी के ऊपर से मैंने बनाया। ठीक है, आप देख सकते हैं आर जी को इधर भेजा तो आर जी टैन थीटा और स्क्वायर रूट ले लिया तो ये इसकी स्पीड रहेंगी। ठीक है, सेफेस्ट स्पीड, ठीक है, मोस्ट सेफेस्ट स्पीड। अगर यहाँ पे आपको वैल्यू पता है पुट कर दीजिए, एंगल पता है पुट कर दीजिए, आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको सेफ स्पीड पता चल जाएगी। अब बात करते हैं कि बैंकिंग एंगल क्या रहेगा इसका। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए, मैं इधर का पार्ट मिटा देता हूँ। हाँ, बैंकिंग एंगल क्या रहेगा इसका। ठीक है, जब भी रोड डिजाइन करेगा कोई इंजीनियर, अगर रोड डिजाइन करेगा तो उसका बैंकिंग एंगल कितना रहेगा ये इक्वेशन से उसको मदद मिलेगी। तो किस तरीके से इस इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे क्या फॉर्मूला आपके पास, tan थीटा, tan को उधर शिफ्ट कर दो तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो इस इक्वेशन से उसको हेल्प मिलेगी एंगल फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो ये इसका एंगल ऑफ बैंकिंग या फिर बैंकिंग एंगल रहेगा। अब देखते हैं कि स्पीड लिमिट क्या रहनी चाहिए। ठीक है, स्पीड लिमिट क्या रहनी चाहिए भाई, स्पीड लिमिट क्या रहेगी। तो लोअर स्पीड लिमिट में हमको दो केस देखना है। लोअर स्पीड लिमिट में हमको स्पीड लिमिट में दो केस देखना है, एक लोअर स्पीड लिमिट और एक अपर स्पीड लिमिट। तो अगर व्हीकल की स्पीड कम होती है कर्व रोड पे तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी,
उसकी लोअर स्पीड कितनी रहेंगी, और अगर व्हीकल कर्व रोड से मैक्सिमम स्पीड पे जाती है तो उसकी इक्वेशन क्या रहेंगे उसके बारे में हमको जानना है। तो देखते हैं सबसे पहले लोअर स्पीड लिमिट। सबसे पहले हम देखते हैं लोअर स्पीड लिमिट। लोअर स्पीड लिमिट, तो उसी तरीके से मैं डायग्राम बनाऊंगा जैसे हमने पहले देखी थी। यहाँ पे मान लीजिए ये कर्व रोड है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। कर्व रोड सरफेस है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और ये दोनों के बीच में जो एंगल है, एंगल ऑफ बैंकिंग दैट इज थीटा। और यहाँ पे एक व्हीकल मैं निकाल रहा हूँ, इस तरीके से ये व्हीकल जा रही है आगे आगे की तरफ। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला था, यहाँ पे हमने निकाला था कि इसके ऊपर कौन से फोर्स अप्लाई होते हैं, दैट इज द फोर्स mg। मैं इससे निकाल देता हूँ mg, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है, वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। और एक नॉर्मल जो था, ये नॉर्मल इस तरीके से परपेंडिकुलर होता है उस सरफेस के ऊपर। रोड का जो सरफेस होता है उसके ऊपर ये नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। हमने इसको रिजोल्व भी किया था दो कंपोनेंट में, एक वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। ये वर्टिकल कंपोनेंट जिसके साथ एंगल थीटा बनता है दैट इज द n cos थीटा, ये रहेगा। और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज द n sin थीटा, ये टुवर्ड द सेंटर होता है। जो कर्व रोड होता है उसके सेंटर की तरफ होता है, ये नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करता है। अब बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। अब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ पे रहेगा, लोअर स्पीड लिमिट में अगर आप देखते हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो रहेगा ये अलोंग द कर्व रोड रहेगा। ये जो रोड सरफेस है इसके अलोंग रहेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। ये कैसे रहेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है पहले हमने इग्नोर किया था, ये टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है इसको पहले हमने इग्नोर किया था। इस बार इस केस में हमको इग्नोर नहीं करना है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा अलोंग द रोड। अब ये भी क्या होगा, ये भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे क्योंकि ये इंक्लाइंड पोजीशन में है, ठीक है। ये भी क्या होगा, ये भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब यहाँ पे किसे हम कॉस देंगे और किसे साइन देंगे, देखिए ये हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये भी, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है, ठीक है। और ये इंक्लाइन कॉमन ही है दोनों का, तो यहाँ पे थीटा बनेगा एंगल थीटा। यहाँ पे क्या रहेगा, एफ एस कॉस थीटा जिसके साथ एंगल बनता है, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता वो रहेगा एफ एस साइन थीटा। क्या रहेगा, एफ एस साइन थीटा। तो आप ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे कि मैंने पहले कहा था लोअर स्पीड लिमिट देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेंगी, ठीक है, ये वेलोसिटी किस तरीके से रहेंगी, यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेंगी v1 से नाम देता हूं मैं, ये लेस रहेंगी। किससे लेस रहेंगी, इसका जो फॉर्मूला, इसका जो इक्वेशन है उससे, दैट इज आरजी टैन थीटा। आरजी टैन थीटा से ये लेस रहेंगी यहाँ पे इस केस में, ठीक है। अगर ये लेस रहेंगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो रहेगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r, यहाँ पे 1 लूंगा, mv1 स्क्वायर अपॉन r, ये भी लेस रहेगा, ये भी लेस रहेगा। लेकिन ये किससे लेस रहेगा, ये लेस रहेगा n sin थीटा से। ये किससे लेस रहेगा, n sin थीटा से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो लोअर स्पीड है, लोअर स्पीड जिसका फ्रिक्शन ये अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, और यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेंगी, इसकी जो स्पीड रहेंगी वो लेस रहेंगी उसके इक्वेशन के, दैट इज द अंडर रूट ऑफ आरजी टैन थीटा। और उसका सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम रहेगा किसके कंपैरिजन में, n sin थीटा जो यहाँ पे अप्लाई हो रही है इस इक्वेशन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे कौन किसको बैलेंस कर रहा है उसके बारे में देखते हैं, और यहाँ पे हम निकालेंगे इसकी मिनिमम स्पीड क्या रहनी चाहिए जब ये हॉरिजॉन्टल रोड से जाता है, सॉरी कर्व रोड से जब ये ट्रैवल करता है तो इसकी मिनिमम स्पीड कितनी रहनी चाहिए। हम इस किस में दो केस पढ़ रहे हैं स्पीड लिमिट में, एक लोअर स्पीड लिमिट और एक अपर स्पीड लिमिट। लोअर स्पीड लिमिट में व्हीकल लो स्पीड से चलेगा और अपर स्पीड में ये हाई स्पीड से चलेगा, तो उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए उसके बारे में अपन देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे
कौन किसको बैलेंस कर रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये mg और ये n cos थीटा, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये f sin थीटा जो fs sin थीटा जो है ये और n cos थीटा के साथ पैरेलल भी है और उसी के सेम डायरेक्शन में भी है। तो मतलब ये दोनों मिलके ये mg को बैलेंस कर रहे हैं, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, ये mg को बैलेंस कर रहे हैं। तो दैट इज mg इज इक्वल टू fs sin थीटा प्लस n cos थीटा, ये पहला इक्वेशन बनेगा आपका, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए प्रॉपर तरीके से व्हीकल क्या कर रही है, स्क्वायर रोड से ट्रैवल कर पा रही है। और कौन चीज को बैलेंस कर रहा है भाई, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये n sin थीटा जो है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि n sin थीटा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। ये क्या कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस fs cos थीटा इज इक्वल टू, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो इधर के डायरेक्शन में रहेगा ना, इसलिए fs cos थीटा उसके साथ सेम डायरेक्शन में, इसलिए मैंने प्लस लिया, और यहाँ पे रहेगा इक्वल टू n sin थीटा इज इक्वल टू n sin थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये fs cos थीटा उधर चले जाएगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r, यहाँ पे 1 लूंगा, और इज इक्वल टू n sin थीटा माइनस ये चले जाएगा उधर, दैट इज fs cos थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी दोनों इक्वेशन में और एक चीज मायने रखती है, दैट इज द फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो रहेगा यहाँ पे, स्टैटिक फ्रिक्शन ये ग्रेटर और इक्वल रहेगा किसके, इस इक्वेशन के, म्यू एस इंटू एन के। तो इसी के ऊपर से हम और एक फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं, दैट इज द fs अपॉन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एस, इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एस, ठीक है। तो म्यू एस का फॉर्मूला क्या मिल जाता है, fs अपॉन n। अब इसके ऊपर से ये दोनों इक्वेशन को उसके हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि इस तरीके से आंसर आएगा। 2 डिवाइड बाय 1, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड बाय 1। अगर दोनों का हम डिवाइड कर लेते हैं तो कौन सी इक्वेशन हमको मिलेगी, देखते हैं। mv स्क्वायर mv1 स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg, इसको हमने डिवाइड कर लिया, ये दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पहले डिवाइड कर लिया, अब राइट हैंड साइड डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, n sin थीटा माइनस fs cos थीटा अपॉन fs sin थीटा प्लस n cos थीटा यहाँ पे हम लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि mm कैंसिल हो जाएगा, बराबर है, हो गया। और यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखिए, यहाँ पे n cos थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको डिवाइड करना है, क्योंकि एंगल टेंजेंशियल होता है, तो इसलिए हम tan वाला एंगल यहाँ पे तैयार करेंगे, ठीक है। डिवाइडिंग बाय n cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, n cos थीटा से डिवाइड करेंगे। तो क्या इक्वेशन मिली है हमको, देखते हैं यहाँ पे क्या बचा है, v1 स्क्वायर अपॉन rg इज इक्वल टू n sin थीटा अपॉन n cos थीटा, मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे n cos थीटा से, माइनस fs cos थीटा अपॉन n cos थीटा अपॉन fs sin थीटा अपॉन n cos थीटा प्लस n cos थीटा अपॉन n cos थीटा। तो कौन कौन यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पे n cos थीटा पूरी तरीके से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे cos थीटा पूरी तरीके से कैंसिल हो रहा है, और बाकी जो बचा है वो लिख लेते हैं, दैट इज देयरफॉर v1 स्क्वायर अपॉन rg इज इक्वल टू क्या मिलेंगे, यहाँ पे n कैंसिल हो गया,
तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा माइनस एफ एस अपॉन एन क्या होता है, एफ एस अपॉन एन दैट इज द म्यू एस अपॉन एफ एस अपॉन एन होगा म्यू एस और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा tan थीटा और यहाँ पे बचेगा 1। तो लिखते समय ये आर जी को उधर भेज दीजिए, बी 1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी इन ब्रैकेट tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे पहले 1 लिख लीजिए, म्यू एस tan थीटा। अब देखोगे अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो यहाँ पे आपको मिनिमम वेलोसिटी मिल जाएंगी इस व्हीकल की। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी इसकी मिनिमम वेलोसिटी व्हीकल की। तो क्या होगा, मैं आपने इसको लिख लिया होगा तो मैं इसको मिटा देता हूँ, पॉज करके लिख लीजिए। तो इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए आप, तो v1 इज इक्वल टू, यही आपकी मिनिमम वेलोसिटी है, मिनिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। ठीक है, तो यही आपकी मिनिमम वेलोसिटी है एट लोअर स्पीड लिमिट। ठीक है, तो ये हो गया लोअर स्पीड लिमिट के लिए। अब आगे देखते हैं अपर स्पीड लिमिट के लिए। इसमें थोड़ा सा ही चेंज है, आपको अगर बुक में दिया होगा तो बुक में डायरेक्ट ये इक्वेशन दी होंगी, तो ये इक्वेशन बनती कैसे है मैंने आपको ये बता दिया। अब इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अपर स्पीड लिमिट में, तो अपर स्पीड लिमिट में किस तरीके से होगा आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे डायग्राम के द्वारा आपको समझा देता हूँ, आप पहले इसको लिख लीजिए। अब हम देखेंगे अपर स्पीड लिमिट के बारे में, केस नंबर 2। ठीक है, अपर स्पीड लिमिट इसमें कैसे होगा, इसमें वही व्हीकल हम निकालेंगे जैसे अभी निकाला था, जो हॉरिजॉन्टल कर्व रूट से जा रहा है, सॉरी कर्व रूट से ट्रैवल कर रहा है, उसका एंगल यहाँ पे है कर्व रोड और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में जो एंगल है वो है थीटा, यह है उसकी हाइट h, और यहाँ पे ये व्हीकल जो उस डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरीके से वो ट्रैवल करेगा, कर्व रोड से ये ट्रैवल करेगा। ठीक है, ये आपका कर्व रोड है, इस तरीके से जो पहले मैंने निकाल के दिया था। ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे कौन से फोर्स अप्लाई होते हैं और कौन किसको बैलेंस करता है उसके बारे में देखेंगे। अभी तो आपको पता ही है, मैं उसी डायरेक्शन में पहले निकाल लेता हूँ प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे वेट mg जो रहेगा वो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक नॉर्मल रहेगा, जो नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द रूट सरफेस रहेगा, कर्व रूट के साथ परपेंडिकुलर रहेगा n, और इसको हम दो कंपोनेंट में बैलेंस करते हैं, रिजोल्व करते हैं। दो कंपोनेंट में हमने इसको रिजोल्व कर लिया है। एक रहेगा n cos थीटा जिसके साथ एंगल बनता है थीटा, और एक रहेगा n sin थीटा। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे फ्रिक्शन, अब बात करते हैं फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन कैसे अप्लाई होगा, फ्रिक्शन कैसे अप्लाई होगा, यहाँ पे अपर स्पीड लिमिट में फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है। जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, इंक्लाइन द रोड सरफेस, इंक्लाइन द रोड सरफेस या फिर अलोंग द रोड सरफेस। ठीक है, तो ये रोड व्हील और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगा। ठीक है, अब इसको भी रिजोल्व करना पड़ेगा। इसको रिजोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये जो रहेगा, यहाँ पे एंगल भी तो निकालना भी। ठीक है,
यहाँ पे एंगल भी निकालना है। तो ये देख लीजिए, ये पैरेलल है यही दूसरे के साथ, और यहाँ पे रहेगा एंगल, ठीक है, थीटा, यहाँ पे रहेगा एंगल थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको और आगे सरका देता हूँ इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज एफ एस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो रहेगा वो क्या रहेगा एफ एस साइन थीटा, ठीक है, इस तरीके से। तो आप डायग्राम बुक में भी देख सकते हो, ठीक है, तो इस तरीके से देख लीजिएगा कौन किसको बैलेंस कर रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कौन किसको बैलेंस कर रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या रहेंगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी वेलोसिटी जो रहेंगी, जैसे यहाँ पे मैं v2 से शो कर लेते हैं, इसकी जो वेलोसिटी रहेंगी v2, यहाँ पे लिख लेता हूँ v2, ये ग्रेटर रहेगा, ये ग्रेटर रहेगा, किससे ग्रेटर रहेगा, ये ग्रेटर रहेगा आरजी tan थीटा से, ये आरजी tan थीटा से ग्रेटर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv2 स्क्वायर अपॉन r, ये भी ग्रेटर रहेगा, ये किससे ग्रेटर रहेगा, ये n sin थीटा से, n sin थीटा से। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये mg जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है, n sin थीटा जो है ये अलोंग द सेंटर, ये सेंटर की तरफ है, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, और क्या कर रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और n cos थीटा ये अपवर्ड डायरेक्शन में, तो n cos थीटा और mg एक दूसरे को क्या कर रहा है बैलेंस कर रहे हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द रोड, और ये क्या कर रहा है, ये दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे इसको भी, एफ एस कॉस थीटा और एफ एस साइन थीटा, ठीक है। अब ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, किस तरीके से करेंगे इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन किसको बैलेंस कर रहा है। तो पहले यहाँ पे देखो एफ एस साइन थीटा और एम जी इसको ये एन कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है, बराबर, ठीक है। एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी इसको क्या कर रहा है, ये एन कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है। तो एफ एस साइन थीटा को उधर भेज दीजिए, तो एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा, ये इक्वेशन बनेगी, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब इसके आगे देखते हैं कौन सी इक्वेशन बनती है। नाउ अब कौन किसको बैलेंस कर रहा है, देखिए ये n sin थीटा क्या कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। n sin थीटा ये नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई कर रहा है या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, और यही उसी के डायरेक्शन में एफ एस कॉस थीटा ये सेम डायरेक्शन में है, बराबर है। तो उसके बारे में अपने को लिखना है, ठीक है। तो किस तरीके से यहाँ पे इक्वेशन बनेगी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसके नीचे में, दैट इज द एम वी टू स्क्वायर अपॉन आर, इसे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, ये इक्वेशन नंबर 2 रहेंगी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और ये क्या कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो समझ में आ गया। तो और इसके साथ स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में भी तो अपने को जानना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वेशन से बड़ा रहेगा। तो जैसे कि पहले इसमें देखा था वैसे ही है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो रहेगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा इस इक्वेशन के म्यू एस एन, और इसी के ऊपर से फिर से फॉर्मूला बनेगा, तो एफ एस अपॉन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एस। ये तीनों इक्वेशन के ऊपर से अपने को इसको सॉल्व करना है, तीनों इक्वेशन के ऊपर से अपने को इसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो अपन क्या करेंगे, इसे 1 2 नहीं देंगे क्योंकि 1 2 तो हमने पहले दिया है, और जो हमने इक्वेशन दिया था बनाया था स्पीड का उसे 3 दे देना, इसको ले लेंगे 4, इसको ले लेंगे 4, और इसको ले लेंगे 5, इसको ले लेंगे 5, क्योंकि ये डबल डबल हो जाएगा ना, 1 1 1 2 डबल हो जाएगा। तो ये 1 2 तो हमने लिख लिया, तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, 5 डिवाइड बाय 4, 5 डिवाइड बाय 4, तो क्या मिलेगा हमको, इसको डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, तो देखते हैं। एम वी टू स्क्वायर अपॉन आर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इक्वल टू अपॉन एम जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा
प्लस एफ एस कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा, एफ एस साइन थीटा। ठीक है ना, यहाँ पे ये mm कैंसिल हो रहा है, जो बचेगा वो लिख लेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n cos थीटा से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग बाय n cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो क्या मिलता है अपने को, क्या मिलेगा यहाँ पे, क्या मिलेगा देखते हैं। v2 स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू n साइन थीटा अपॉन n कॉस थीटा, मैं डिवाइड कर रहा हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n कॉस थीटा से, प्लस एफ एस कॉस थीटा अपॉन n कॉस थीटा अपॉन n कॉस थीटा अपॉन n कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा अपॉन n कॉस थीटा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, n कैंसिल, यहाँ पे cos थीटा कैंसिल, यहाँ पे पूरा ही कैंसिल हो जाता है, और जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो v स्क्वेयर अपॉन आर जी इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस क्या होगा, tan थीटा, प्लस एफ एस अपॉन एन क्या होता है, म्यू एस अपॉन, ये पूरा ही कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस, और यहाँ पे एफ एस अपॉन एन म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा। ठीक है, ये आर जी को उधर भेज दीजिए, तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, v स्क्वेयर इज इक्वल टू आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये v2 है, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, v2 इक्वल टू, यही आपकी क्या बोलते तो मैक्सिमम स्पीड लिमिट रहेंगी। ठीक है, v2 मैक्स, ये प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है, रेट से लिख लेता हूँ, v2 इक्वल टू v2 मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ठीक है, तो ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी रहेंगे। अगर कोई व्हीकल हॉरिजॉन्टल कर्व रोड से ट्रैवल कर रहा है अपर स्पीड लिमिट के साथ, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी रहेंगी, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी इन ब्रैकेट tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। इसमें अगर आप इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं, आपको बराबर उसकी मैक्सिमम स्पीड पता चल जाएगी। दिस इज द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द व्हीकल व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम कर्व हॉरिजॉन्टल रोड। नाउ स्पीड लिमिट के ऊपर एक न्यूमेरिकल दिया है, वो न्यूमेरिकल हम देखते हैं। अ रेसिंग ट्रैक ऑफ कर्वेचर इज 9.9 मीटर is banked at tan inverse 0.5. Coefficient of static friction between the track and the tires of the vehicle is 0.2. Determine the speed limit with the 10% margin. मतलब यहाँ पे एक व्हीकल है जो रेसिंग ट्रैक से जा रहा है और जिसका रेडियस अपने को दिया है 9.9 मीटर, और वो जो ट्रैक है वो 0.5 इतने एंगल से बैंक है। ठीक है, अपने को स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी दिया है 0.2, और अपने को देखना है कि स्पीड लिमिट 10% मार्जिन से क्या रहेंगी। अभी कैसे होता है 10% मार्जिन क्या है, स्पीड लिमिट कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पहले गिवन लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ रेसिंग ट्रैक अपने को दिया है, दैट इज r इज इक्वल टू 9.9 मीटर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंगल दिया है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5। तो tan की वैल्यू क्या हो जाएंगी, तो आप देखिए tan कितना आ जाएगा, tan थीटा कितना आएगा, फिर tan थीटा आएगा, फॉर्मूला आपको पता ही है। अगर थीटा की वैल्यू ये है तो मैं रख देता हूँ यहाँ पे tan इनवर्स, थीटा की वैल्यू रख दिया मैंने tan इनवर्स 0.5, तो क्या मिलेगा हमको 0.5। फॉर्मूला है
कौन सा फॉर्मूला है, tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा, tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये वाला फॉर्मूला है। उसी का फॉर्मूले का यूटिलाइज करके मैंने tan थीटा की वैल्यू 0.5 ये इतनी आती है ये निकाला मैंने। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है म्यू एस कितना दिया है 0.2, ठीक है। और यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेगी जी की वैल्यू हमको, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला है मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड के फॉर्मूले में जी आता है, इसलिए हमने यहाँ पे जी की वैल्यू लिया है। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई व्हीकल है इस ट्रैक पे चल रहा है, कर्व वाला ट्रैक है, लेकिन मैं स्ट्रेट ऐसे सिर्फ एक लाइन निकाली है, ये यहाँ पे इसकी मिनिमम वेलोसिटी निकालता हूँ, ये मिनिमम इसकी स्पीड है और ये मैक्सिमम है, ठीक है, वी मैक्स। तो ये 10% का मार्जिन क्या होता है भाई, अगर मैं मिनिमम स्पीड जितनी भी है अगर मैं उसमें 10% बढ़ा देता हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10% स्पीड अगर बढ़ा देता हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी आएंगी ये अपने को निकालना है। अगर स्पीड बहुत ज्यादा है और 10% कम कर देता हूँ उसकी स्पीड, तो उसकी वैल्यू कितनी आएंगी ये अपने को निकालना है, ठीक है। तो ऐसा ही है, सिंपल है, आपको बस फॉर्मूला पता रहना चाहिए। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। पहले निकालते हैं मिनिमम के लिए, किसके लिए निकालते हैं, फॉर मिनिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड के लिए निकालते सबसे पहले। फॉर्मूला क्या है मिनिमम स्पीड का, मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला अभी हमने निकाला था, वी मिनिमम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। तो ये फॉर्मूला है, ये मिनिमम वेव स्पीड का फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करके हम कैलकुलेट करेंगे। तो आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 9.9 इंटू जी की वैल्यू 10 और tan थीटा कितना है 0.5 माइनस म्यू एस की वैल्यू 0.2 अपॉन 1 प्लस 0.2 इंटू 0.5, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 99, ये हो गया 0.3 और ये हो जाएगा 1.1, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करोगे कैंसिल करके, तो यहाँ पे आपको मिलेगा आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 27, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो 9 इंटू, ये कैंसिल करोगे तो 9 आएगा और यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। कैंसिल करोगे तो ये 9 निकल जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इसकी वैल्यू जो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वो होती है 1.732, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 5.196, इतना इसका आंसर रहेगा, दैट इज द मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा आपका वी मिनिमम। अब ये तो हो गया सिर्फ वी मिनिमम, गाड़ी इतनी स्पीड में चल रही है, सारी गिवन चीजें थी, इसके ऊपर से मैंने मिनिमम स्पीड निकाल रही। अब 10% मार्जिन, 10% इसमें बढ़ाना पड़ेगा, 10% मार्जिन पे स्पीड क्या आएंगी वो निकालना है अपने को, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ लिखने में आसानी हो, लिखने के लिए जगह नहीं है। तो क्या आएगा भाई 10% मार्जिन, अभी मैं बढ़ा देता हूँ तो 10% मार्जिन बढ़ाने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अलाउ मिनिमम वी मिनिमम, ठीक है, मिनिमम स्पीड, अलाउ मिनिमम स्पीड शुड बी, अलाउ मिनिमम स्पीड शुड बी 10% मार्जिन, 10% कितना मार्जिन था 10% मार्जिन था, हायर करना है, हायर देन जो भी मिनिमम स्पीड है, हायर देन स्पीड गिवन, जो ये है उससे हायर देन अपने क्या करना है, मिनिमम स्पीड को अलाउ करना है, 10% बढ़ाना है। तो क्या होगा, मिनिमम स्पीड अलाउ निकालना है अपने को, ठीक है। तो मिनिमम स्पीड अलाउ कर रहा है 10%, या फिर यहाँ पे आप 10% भी लिख सकते हो, 10% इस तरीके से। और जो आंसर है उसको लिख लेंगे हम 5.196 मल्टीप्लाई बाय 10%, बढ़ा रहे हैं अपन तो 110 हो जाएगा, डिवाइड बाय 100
बराबर 10% बढ़ाया तो 110 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 5.716 इतना इसका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। 10% से अलग। वैसे ही यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड के लिए भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड के लिए क्या रहेगा वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड के लिए मैंने क्या किया, सिर्फ साइन चेंज किया। देखिए यहाँ पे माइनस था प्लस कर दिया, यहाँ पे प्लस था माइनस कर दिया, वैल्यू जैसी की वैसी है। इसको कैलकुलेट कर दिया तो आंसर थोड़ा चेंज आएगा। यहाँ पे 0.7 आएगा, पहले 0.3 आया था, 0.9 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको यहाँ पे मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 77 और उसका आंसर रहेगा 8.775 मीटर पर सेकंड। ये आगे मैक्सिमम स्पीड। अब 10% हम इसको माइनस करेंगे, 10% कम करेंगे तो 10% कम करने के बाद क्या आएगा 8.775 मल्टीप्लाई बाय 10% कम कर दिया 100% में से 90 डिवाइड बाय 100 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7.896 मीटर पर सेकंड। सेम वैसे ही है, थोड़े वैल्यू में कैलकुलेशन में फॉर्मूले में चेंज है, तो उस तरीके से कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।